ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेते हैं 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर और प्लस 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर और प्लस में 2x प्लस 5y इंटू 2x माइनस 5y। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको तो आप बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस 25y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर ये उसके फॉर्मूला में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है 2x है और यहाँ पे 5x है, यानी ये जो 2 यहाँ पे है ये y में जाके सट गया है और ये 5y जो है वो x वाले में है ना, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि जब भी इस तरह का हो, जैसे ax माइनस by, ठीक है, इसका होल स्क्वायर और प्लस और bx प्लस ay, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो x के साथ में गुना में जो था वो y के साथ में लग रहा है और y के जो साथ में है वो x के साथ में लग रहा है और यहाँ पे इस तरह से है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमेशा जो 2ab वाला जो टर्म होता है एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा ये कट हो जाता है, कटने के बाद आपको हमेशा क्या बचेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये हम डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे। जब भी आपको किसी प्रश्न में इस तरह का एक्सप्रेशन मिले तो आपको इसी तरह से करना होगा, ठीक है। 2ab और माइनस 2ab हमेशा कट जाता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिर्फ इसका स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर और प्लस 25y स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे 25x स्क्वायर और प्लस 2 दूना 4y स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 25y स्क्वायर और यहाँ पे 25y स्क्वायर, एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों कट हो जाएगा, ठीक है। अब x वाले टर्म को एक साथ जोड़ देते हैं, यहाँ पे 4x स्क्वायर है और ये 25x स्क्वायर है, तो कितना हो गया 29x स्क्वायर और फिर 4x स्क्वायर यानी कि 33x स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में y का सिर्फ एक टर्म है यानी प्लस 4y स्क्वायर। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में है, आपका चौथा ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है, यदि वह 66,000 बचाती है तो उसकी आय कितनी है। आय जो है 100% मान लेते हैं, ठीक है। किरण अपनी आय का 45% खर्च कर देती है ना, तो 45% अगर खर्च करती है तो बचाएगा कितना, तो इसमें 100% में से 45% माइनस कर देंगे, तो ये कितना बच जाएगा 55%, यानी कि 55% जो है ये बचा रहा है और 55% बराबर आपका दिया हुआ है कितना 66,000 रुपये। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं 55% बराबर कितना 66,000 रुपये, तो 100% बराबर कितना, है ना, 100% बराबर कितना, वही पूछ रहा है। 100% ही हम कुल आय माने हुए हैं और वही हमसे पूछा जा रहा है। तो इसे हम सॉल्व अगर करेंगे, 11 पचे 55 और 11 छक 66, ठीक है। अब देखिए 5% बराबर ये आ रहा है 6,000, ठीक है, हमें निकालना कितना है 100%। तो कितना से इसको गुना कर रहे हैं तो ये 100% हो रहा है, 20 से गुना कर रहे हैं तो ये 100% हो जा रहा है, यानी कि इसको भी हम 20 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं 6 दूना 12, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ, आप इसे इस तरह से भी बना सकते हैं। कैसे, 66,000 जो है ये 55% के बराबर है, तो 100% बराबर कितना, यहां से यहां परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 11 पचे 55 और 11 छक 66 और यहाँ 5 से काटेंगे तो 20 बचे 100 और यहाँ भी हम इसे गुना करेंगे तो आपका इतना ही आंसर आएगा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। एक पलंग का अंकित मूल्य 517 रुपया है, जो लागत मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया है कि एक पलंग है जिसका अंकित मूल्य कितना है 517 रुपया, ठीक है।
तो हम यहाँ पे 517 रुपये का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, पहले हम 100 रुपया मानते हुए हम इसे बनाएंगे। तो 100 रुपया हम किसे मानते हैं? जो भी यहाँ पे वस्तु दिया है, जैसे यहाँ पे पलंग दिया है, तब पलंग का जो कॉस्ट प्राइस होगा हम उसे 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि एक पलंग का अंकित मूल्य 517 है। ठीक है, तो अभी 517 हम यहाँ पे भूल जाते हैं। जो लागत मूल्य से 30% अधिक है, यानी कि लागत मूल्य हमारा भी कितना है? 100 रुपया है। तो 100 रुपया से 30% अधिक, यानी कि 130 रुपया है इसका अंकित मूल्य। ठीक है, यदि लाभ प्रतिशत 2% है, यानी कि 100 रुपया में हम कोई वस्तु खरीदे हैं और 2% हमें लाभ कमाना है, तो इसे कितना में बेचना होगा? यानी कि 102 रुपया में बेचना होगा। तो यहाँ पे 102 रुपया में हम बेचेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा अंकित मूल्य कितना है? 130 रुपया, और हम बेच रहे हैं कितना में? 102 रुपया में, यानी कि 28 रुपये का हम यहाँ पे छूट दे रहे हैं। ठीक है, 28 रुपये का छूट दे रहे हैं, यानी कि ये 28 रुपया हमारा कितना है, यही हमें निकालना है। 2 दशमलव स्थानों तक निकालना है। 28 रुपया 130 का कितना प्रतिशत है? तो ये हम कैसे निकालते हैं? 28 को हम ऊपर रखेंगे और बटा में 130। ठीक है, और गुना इसको हम कर देंगे 100 से। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? एक जीरो से एक जीरो खत्म, 13 दूना 26। अब यहाँ पे कितना? 2 बचा और एक जीरो यानी कि 20। तो 13 एकम 13, 21 दशमलव कुछ आएगा। तो 21 दशमलव कुछ कहाँ पे है? ये चौथे नंबर आपका ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को बनाने के लिए 517 का यूज हम नहीं करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपया मानते हैं और फिर आगे हम इसे सॉल्व करते जाएंगे। जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी तब हम इसे यूज करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। Find the duration in years in which 1200 will amount to 2280 at a rate of 4% per annum simple interest. इस तरह के प्रश्न में आपको क्या करना है? सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि 1200 रुपया से आपका टोटल ये कितना हो गया? 2280 रुपया। तुरंत आपको यहाँ पे ब्याज निकालना होगा कि टोटल ब्याज हमें कितना मिला। तो इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1080 रुपया, यानी 1080 रुपया आपको ब्याज मिला है। अब आपको क्या निकालना है? 1080 जो है ये 1200 का यानी मूलधन का कितना परसेंट है? ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं? 1080 हम ऊपर रखेंगे और बटा में 1200 और गुना 100 कर देंगे। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? बरनवा टोटल से, यानी कि 90% आया आपका। इसका मतलब क्या है कि 1200 रुपया किसी को अगर आप देंगे और आपको 90% का ब्याज दे रहा है और हर साल आपका ब्याज कितना होता है? 4%। तो 90% आपका कितना साल लगा होगा? यानी 90 को बस 4 से भाग दे देना है, आपका आंसर आपके सामने। तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8 और 4 पचे 20, यानी 22.5 साल आपका लगा होगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि एग्जाम में आपको मात्र 2 डिजिट तक ही निकालना था। सबसे पहले आप एग्जाम में क्या करेंगे? ऑप्शन पे नजर दौड़ाएंगे। ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि पहला डिजिट सबका सेम है, दूसरा डिजिट सबका अलग है, यानी कि दूसरा डिजिट तक अगर आप निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे 2 ही डिजिट तक निकालना है, फिर आगे यहाँ पे जो भी 2 सेकेंड या 3 सेकेंड जो भी समय आगे लगेगा आपका वो बच जाएगा। तो ये सब चीज आपको करना होगा। अब आते हैं कि इस प्रश्न को अगर आप बेसिक मेथड से बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे? तो कुछ नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला पे आपको सेट कर देना है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? मूलधन यानी पी गुने दर यानी कि आर गुने समय, ठीक है, बटा 100। इसी फॉर्मूले पे आपको सेट कर देना है। एसआई आपका निकल चुका है 1080, ठीक है, इक्वल टू पी आपका कितना है? 1200। आर कितना है? यहाँ पे 4% दिया हुआ है। टी आपका पूछा जा रहा है तो टी को टी ही छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे 2 जीरो, ये 2 जीरो आपका कट गया, ठीक है। 12 नवा 78 से 90, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 22.5। तो इस तरह से भी आपका बहुत आसानी से बन जाएगा। लेकिन हमेशा आपको एग्जाम में इस मेथड को अपनाना होगा, क्योंकि अगर इस मेथड का आदत आपको लगा रहेगी तो ये आदत आपको दूसरे प्रश्नों को बनाने में काम आएगा। एक आदमी को
7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होनी चाहिए। तो हमसे क्या कहा जा रहा है कि एक आदमी है जिसको यहां से लेके यहां तक मान लेते हैं 519 किलोमीटर है, ठीक है। यहां से एक आदमी को यहां तक पहुंचना है, कितने घंटे में? टोटल 7 घंटे में पहुंचना है, ठीक है। 7 घंटे में पहुंचना है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसका 2/3 भाग हमें निकालना होगा। 519 का 2/3 भाग निकालेंगे तो कितना होगा? 3 से अगर इसको देते हैं, 17 तिया 51 और 3 तिया 9, और ये कितना हो जाएगा? 17 दूना 34, 340 और 3 दूना 6, तो 346। 346 किलोमीटर वो क्या कर रहा है? 5/7 समय में तय करता है। टोटल 7 घंटा में जाना था, तो 7 का 5/7 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना। यानी कि 346 किलोमीटर ये 5 घंटे में तय करता है, ठीक है। तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी? तो चाल निकालना है हमें, यानी शेष जो दूरी बची है उसे पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। तो जो दूरी बचा हुआ सबसे पहले वो निकालना पड़ेगा। तो 519 किलोमीटर में 346 किलोमीटर चल चुका है, तो बचा कितना? तो 519 में 346 को माइनस करेंगे तो 9 में 6 गया, तो बचा कितना? 3, और यहाँ पे 1 11 में 4, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4, यानी 173 किलोमीटर उसे और जाना है। तो दूरी बराबर क्या निकल गया? 173। अब समय, समय टोटल 7 घंटा में ही उसे पहुंचना है। 5 घंटा ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके हैं, तो 2 घंटा बचा है। तो 2 घंटा यानी कि समय 2 है, यानी 2 घंटे में 173 जाना है, तो चाल कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से करेंगे तो 8 दूना 16। अब यहाँ पे कितना आया? 8 आया। तो 4 ऑप्शन में पहला डिजिट जो है 8 एक ही ऑप्शन में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। और तो यहाँ पे 8 दूना 16 और 1 13, यानी 2 2 छक 12, यहाँ पे 1 बचा और 2 बचे 10, यानी 86.5 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एग्जाम में ये सब चालाकी करनी होगी। जैसे यहाँ पे एक डिजिट यहाँ पे आया और एक डिजिट के बाद आपको तुरंत ऑप्शन पे झांकना होगा कि कहीं चारों ऑप्शन में किसी एक का पहला डिजिट 8 तो नहीं है। अगर 8 मिल गया तो उसे हम टिक कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। राहुल की आय उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी। राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जैसे जैसे प्रश्न में हमसे कहा जाएगा वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। तो प्रश्न में कह रहा है कि राहुल की आयु जो है उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। तो यहाँ पे हम राहुल की आयु लेंगे और यहाँ पे हम उसकी पुत्री का आयु लेंगे, ठीक है। अगर पुत्री की आयु x है तो राहुल की आयु क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी। अब क्या कर रहा है? अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद मतलब x में 8 हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा? इसमें भी 8 हम ऐड कर देंगे। तो ये जो आयु है ये वर्तमान आयु से 8 वर्ष बाद की आयु है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हमारा आयु अभी 30 साल है, तो 8 साल के बाद हमारा आयु कितना हो जाएगा? 38 साल हो जाएगा। तो 38 साल ये कैसे आया? इसमें हम 8 ऐड कर दिए तो 38 आ गया। इसी तरह से हम यहाँ भी किए हैं। अगर वर्तमान आयु x है तो 8 साल के बाद आयु क्या हो जाएगी? x + 8, और इसका 3x + 8 हो जाएगा। अब ये कह रहा है उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से, पुत्री की आयु के यानी पुत्री की आयु के 2 गुने से, तो इसको 2 गुना कर दिए, 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष अधिक है, ऐसे हो गया। तो ये इक्वल टू किसका हो जाएगा?
यानी राहुल का कह रहा है ना, अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी। यानी राहुल की आयु जो है 8 साल के बाद क्या होगी, उसकी पुत्री की जो भी आयु है यानी कि x + 8 के 2 गुना और 5 ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x + 8 यानी राहुल की आयु यहाँ पे हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3x + 8 इक्वल टू 2x + 16 + 5। आप इस तरह से नहीं करेंगे एग्जाम में, आप इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आप जल्दी में करेंगे, ठीक है। इतना स्टेप आपको नहीं करना है, मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, x वाला टर्म को एक साइड कर देंगे, 3x - 2x हो जाएगा, ठीक है। ये वाला टर्म जब बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है। और दूसरी साइड में क्या है, 16 + 5, ठीक है। यहाँ ये जो 8 है इसको अब इस साइड में करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 3x - 2x कितना होता है, x होता है इक्वल टू 16 और 5 21, 21 में 8 अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी x बराबर 13 आ गया। यानी उसकी पुत्री की आयु 13 है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, राहुल की वर्तमान आयु। तो राहुल की वर्तमान आयु क्या है, ये 3x है, यानी 3 गुने 13, x का वैल्यू इसमें हम रखेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 39। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 39। 39 आपका ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। वरुण अकेले इसे 7 दिन में पेंट कर सकता है। हमसे पूछा जा रहा है आशीष अकेले ऐसे 4 हॉल को कितने दिनों में पेंट कर सकता है। ये प्रश्न टाइम एंड वर्क का है, इसे मात्र कुछ ही सेकंड में हम बना सकते हैं। वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिन में पेंट कर सकता है। हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू वरुण अकेले इसे 7 दिन में पेंट कर सकता है, इसे 7 से गुना करेंगे, डिवाइडेड बाय आशीष अकेले ऐसे 4 हॉल को कितने दिनों में पेंट कर सकता है। इसका हम डिफरेंस लेंगे, 7 में 3 गया तो 4, तो ये एक हॉल कितने समय में आशीष कर सकता है वो ये निकला है। तो इसको हम 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि इसी तरह का 4 होल पेंट करने के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो हम इसे 4 से गुना कर देंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब बात है कि ये हुआ कैसे, है ना। तो जब भी टाइम एंड वर्क का प्रश्न आपसे पूछा जाए और 2 लोगों का टाइम किसी काम करने का दिया हो, जैसे यहाँ पे वरुण को भी मान लेते हैं और आशीष को ए मान लेते हैं। ये इसका दिया है कि एक काम को यानी एक हॉल को 3 दिन में वो पूरा कर रहा है, ठीक है। और इसी दोनों में से किसी एक का आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में दिया जाएगा, यहाँ पे 7 दिन दिया है और इस दोनों में से एक का दिया है और दूसरे का हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 गुने 7, दोनों को गुना करना है और इसका डिफरेंस लेना है। तो आपका ए जो है अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकता है ये निकल के आएगा। लेकिन एक हॉल का काम हमसे नहीं पूछा जा रहा है, इसी तरह के 4 हॉल आशीष के द्वारा कितने दिन में किया जाएगा ये पूछा जा रहा है, तो इसे हम 4 से हम गुना कर देंगे। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को हमेशा आपको इसी तरह से बनाना है। आप इस प्रश्न को ऐसे भी बना सकते हैं, v + a कितने दिनों में कर सकता है, 3 दिनों में। वरुण वरुण अकेले इस काम को 7 दिनों में कर सकता है। इसका हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 21 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम इसका कैपेसिटी निकालेंगे, तो वरुण का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा इसका। और v + a यानी कि वरुण और आशीष के लिए कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, आशीष का। वरुण का कैपेसिटी 3 है और वरुण प्लस आशीष का कैपेसिटी 7 है। इसका मतलब आशीष का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आशीष का कैपेसिटी 4 निकल गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, आशीष अकेले ऐसे 4 हॉल को कितने दिनों में करेगा। तो एक हॉल को आशीष को कंप्लीट करने में कितना लगेगा, 21, ये टोटल काम है और इसको हम आशीष के कैपेसिटी से भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा। लेकिन इसी तरह का 4 हॉल हमें करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जितना ज्यादा से ज्यादा समय बचे वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। What is the value of 3 divided by 8 plus 1 divided by 8 plus 5 divided by 16
प्लस 2 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2। इस तरह के प्रश्न में हम क्या करते हैं, जो भी फ्रैक्शन है उसका हर को बराबर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कितना है, 3/8 प्लस 1/8 प्लस 5/16 माइनस प्लस 2/8 माइनस 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो भी बटा के नीचे यानी कि हर में है उसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये बटा में नहीं है तो इसको हम बटा में कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1 कर सकते हैं। अब नीचे वाला जितनी भी संख्या है उसका अगर एलसीएम हम लेते हैं तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो क्या करना है, नीचे का जो टर्म है उसे 16 बनाना है। तो 16 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। आपको पता होगा कोई भी फ्रैक्शन में उसके अंश और हर को कोई भी संख्या से हम गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 8 को 16 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, तो हमें ऊपर भी 2 से गुना करना होगा। तो 3 गुने 2 यानी 6 हो जाएगा, 6/16 प्लस यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तब 16 बनेगा, तो ऊपर भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 1 गुने 2 2 हो जाएगा बटा 16 प्लस यहाँ पे 16, यहाँ पे 16 ही है तो यहाँ पे गुना हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, 1 से गुना करना पड़ेगा। 1 से गुना करने पे सेम वही संख्या रहता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/16 प्लस 2/8 है तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 2 दूना 4 और 8 दूना 16 और माइनस इसे 16 से गुना करना पड़ेगा, यानी 16 दूना 32/16। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं कि जब हर अगर समान हो जाता है कोई भी फ्रैक्शन का, तो जोड़ और घटाव हम करते हैं सिर्फ ऊपर वाले यानी कि अंश वाले संख्या से ही हम कर लेते हैं। जो भी ट्रेडिशनल तरीका है कि एलसीएम लो फिर भाग दो फिर गुना करो, ये सब चीजें हमें नहीं करना पड़ता है। अब आगे क्या करेंगे, 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 4 को ऐड करेंगे और इसे माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 में माइनस 32 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 15 आएगा। ठीक है, और नीचे का जो भी संख्या है वो वैसे ही रह जाता है, यानी कि 16 का 16 हो जाएगा। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन तीसरा इस प्रश्न का उत्तर होगा। एग्जाम में आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 16, तो आपको बटा में 16 लिख लेना है। और जो गुना हम करेंगे वो नीचे वाले के साथ में नहीं करेंगे, जो भी करेंगे ऊपर वाले के साथ में करेंगे। अब देखिए 8 को 16 बनाना है, तो हमें ये पता चल गया इसे 2 से गुना करेंगे तो 16 बनेगा। तो हमें यहाँ पे नहीं गुना करना है, हमें जस्ट उसके ऊपर वाले संख्या पे गुना करना है। तो 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं 5 ही रहेगा, यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा तो 2 दूना 4, यानी गुना आपको किस में करना है, ऊपर वाले संख्या पे करना है। कितना से गुना करना है ये नीचे वाली संख्या से हम पता कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 है तो 16 से गुना करना पड़ेगा, तो हम इसमें गुना नहीं करेंगे नीचे वाले, हमें करना है ऊपर वाले, यानी 16 दूना 32। अब आपको क्या करना है, 6 2 5 4 को जोड़ना है, तो 6 2 8 5 13, 13 4 17, माइनस 32 कर देना है। तो आपको पता है 17 में माइनस 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम में करना है। प्रश्न है, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे। 75% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। एक नींबू का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1/7। यहाँ पे एक जो है ये रुपया में है, हम इसे क्या करेंगे, पैसे में बदल देंगे। 100/7 हो जाएगा अगर हम 1 रुपया को पैसे में बदलते हैं तो। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करना है कि ये कह रहा है विक्रेता को 75% लाभ अर्जित करना है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 100/7 और 75% लाभ इसमें चाहिए, तो 175 बटा हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 25 पैसे, यानी कि विक्रेता को 25 पैसे में एक नींबू बेचना होगा। और बेचना है कितना का, 1 रुपया का बेचना होगा। तो कितना नींबू हो जाएगा, 25 पैसे में एक नींबू, तो और 1 रुपया तक उसे बेचना है तो 4 नींबू बेचना होगा, यानी कि 100 पैसे को हम 25 पैसे से भाग दे देंगे तो हमारे क्या निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। यानी विक्रेता को 4 नींबू बेचना होगा 75% लाभ अर्जित करने के लिए। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 4 ऑप्शन भी है और 4 इसका आंसर भी है। दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है, छोटा कोण डिग्री में कितना होगा।
इस प्रश्न को बनाने के लिए हमें संपूरक कोण किसे कहते हैं ये आना चाहिए। तो संपूरक कोण किसे कहते हैं? अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री का होता है तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक छोटा कोण दिया है, एक बड़ा कोण दिया है, ठीक है। तो छोटा कोण को अगर हम x मानते हैं तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा? ये कह रहा है कि छोटे कोण से बड़ा कोण 28 अधिक है, तो बड़ा कोण हो जाएगा हमारा कितना, x + 28। अब हमको पता है संपूरक कोण में क्या होता है कि दो कोण जो होता है उसे अगर जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हाजिर हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 180 में 28 माइनस कर देंगे यानी 152। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाए, 2 सत्ते 14 और 2 छक 12, यानी x बराबर आपका कितना आया, 76 आया। अब यहाँ पे देखना होगा हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो छोटा कोण, तो छोटा कोण हमारा x ही है, तो ये 76 आपका छोटा कोण हो जाएगा। अगर बड़ा कोण पूछता तो 76 में 28 को ऐड करना होता। तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है। एग्जाम में आपको कैसे करना है, तुरंत जैसे ही संपूरक कोण देखेंगे आप तो 180 में सीधे आप 28 को माइनस कर दीजिए और उसके बाद माइनस करने के बाद जो भी आपका आता है, जो भी आता है उसको 2 से भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में आपको इस तरह से करना होगा ताकि आपका समय बचे, ठीक है। जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो आपको क्या करना है, जो भी डिफरेंस आएगा दोनों कोणों में उसे आपको 180 से माइनस कर देना है, माइनस करने के बाद 2 से उसे डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। यदि ईश्वर नाव से धारा की विपरीत दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसे धारा की दिशा में इस दूरी के लिए 15 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको धारा के साथ में स्पीड और धारा के विपरीत दिशा में स्पीड आपको निकालना है। तो यहाँ पे धारा के साथ में स्पीड कितना हो जाएगा, ईश्वर का स्पीड प्लस धारा का स्पीड ही आपका धारा के साथ में स्पीड हो जाएगा, है ना। और धारा के साथ में स्पीड तो दूरी तो हमेशा सेम रहेगा, विपरीत रहे या धारा के साथ में रहे, दूरी हमेशा बराबर रहेगा। तो 721 बटे, तो धारा के साथ में समय कितना लग रहा है, 15 घंटा लग रहा है, तो यहाँ पे 15 घंटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 चौके 60 और यहाँ पे कितना 12 हो गया और 15 अट्ठी 20 से, तो ये लगभग 48 आ रहा है, ठीक है। अब हम धारा के विपरीत दिशा में स्पीड निकालेंगे, तो विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, हम इसको माइनस में लेते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे दूरी उतना ही रहेगा 721, तो धारा के विपरीत दिशा में समय जो लग रहा है 42 घंटा लग रहा है, तो 42 घंटा से इसे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2 और ये 2 तिया 6 और 2 छक 12, है ना, लगभग इतना मान लेते हैं, ठीक है। फिर 21 से इसको अगर भाग देते हैं तो 21 एकम 21 बचा कितना, 9 छो 15 यानी 150, ठीक है, यानी 7 दूना 14 लगभग 17, तो इसका लगभग 17 आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न को बनाने का एक सिंपल सा मेथड है। आपको जो भी ज्यादा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जो भी ज्यादा आ रहा है उसको आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो ज्यादा है उसको धारा मान लेते हैं और जो कम है उसको धारा के अलावे जो भी रहता है इसमें, कभी ईश्वर कभी नाव तो कभी कुछ रहेगा, तो यहाँ पे ईश्वर है तो ईश्वर मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है, अगर धारा का स्पीड पूछ रहा है तो धारा माइनस ईश्वर कर देना है, ठीक है। धारा माइनस ईश्वर कितना हो जाएगा, 48 माइनस 17 और बट्टा में 2, ठीक है। अगर आपको ईश्वर का पूछ रहा हो स्पीड, तो ईश्वर का अगर पूछ रहा हो तो ईश्वर में से धारा को घटाएंगे, तो ईश्वर कितना है 17 माइनस 48 बटा 2। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, धारा का स्पीड पूछा जा रहा है, तो हमें इसका निकालना होगा, ये अभी हमें नहीं निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 48 में 17 अगर माइनस करेंगे तो कितना 3 और यानी कि 31/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे लगभग 15.5 के आसपास आएगा, 15.5 के आसपास कौन सा है, ये 4, यानी चौथा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को आपको इसी तरह से करना होगा। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 98 सेंटीमीटर के बराबर है। इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए और r बराबर निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और r बराबर क्या होता है,
क्योंकि यहाँ पे r बराबर नहीं दिया है, आपका व्यास दिया है, तो आपको r निकालना होगा। तो r बराबर क्या होता है, d/2 यानी कि व्यास का आधा। ठीक है, तो r बराबर यहाँ से कितना निकल के आएगा, 98 का आधा 49 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस 49 को हम इस पे फॉर्मूले पे रखेंगे, जैसे 4 गुने पाई का मान 22/7 और गुने r² मतलब 49 गुने 49। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 7 से 7 सत्ते 49। ठीक है, अब इसे हम गुना करेंगे। गुना करते हुए थोड़ा सा चालाकी आपको करना होगा। यहाँ पे 11 गुने 2 है, तो 11 हम यहाँ पे लिखेंगे, गुने 4 दूना 8। 11 जब यहाँ पे रख दिए तो 2 बचा है, तो 4 दूना 8, 8 सत्ते 56। तो 56 यहाँ तक हुआ, और ये 49, इसको 49 के साथ गुना करना है। ठीक है, अब इसे हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 छक 54 के 4 पाकेट में 5, और 9 बचे 45, और 5 50, और 6 चक 24, और यानी कि 74 के 4 बाकी में 7, और 5 चक 20, और 7 कितना हो गया, 27। यानी कि 27 44, इसे हम गुना करेंगे तो आएगा हमारा। ठीक है, तो 27 44 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इक्वल टू, अब हम इसे गुना करेंगे तो 11 से गुना करने का जो ट्रिक होता है उसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, इसमें हम पहले लास्ट डिजिट हम पहले लिखते हैं, फिर दो दो डिजिट को हम जोड़ते जाते हैं और फिर लिखते जाते हैं। तो 4 4 8। ठीक है, अब इस दो डिजिट को जोड़ेंगे, 7 4 11 का 1। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि लास्ट 3 डिजिट हमारा 184 है, तो ऑप्शन में 184 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, यानी कि तीसरा ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको आगे और गुना करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे 11 से मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक आना चाहिए, तो आप इसे थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं, और ये गुना आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर ये गुना नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप गुना कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि गुना करने का जो ट्रिक होता है उसे भी आप हमेशा यूज करते रहें। इसमें क्या करते हैं, हम पहले इसको गुना करते हैं, फिर इसको गुना करते हैं, फिर इसको गुना करते हैं, और जो भी कैरी रहता है उसे हम जोड़ते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न आपका बनेगा। ये क्वेश्चन बोर्ड मास पे आधारित है। बोर्ड मास, जो भी ऑपरेटर यहाँ पे यूज हुआ है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, किस क्रम में इसे सॉल्व करना है, ये बोर्ड मास हमें बताता है। तो बी से होता है क्या, ब्रैकेट। ठीक है, ओ से होता है ऑर्डर, और डी से होता है डिवीजन, एम से होता है मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन, और एस से सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब हुआ जो पावर होता है, यानी x² या जो अंडर रूट होता है। ठीक है, अगर एक्सप्रेशन में हो तो सबसे पहले ये होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, यानी पहले क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखते हैं 127 माइनस 7। ठीक है, गुना 17 प्लस 6 है, और फिर प्लस 93 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ब्रैकेट को करना होगा ये। ठीक है, अगर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी 17 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का बारी आएगा। ठीक है, यानी कि 7 गुने, और इसके जगह पे अब कितना है 23, तो 7 गुने 23 कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 के एक बाकी में 2, और 7 दूना 14, और 2 कितना हो जाएगा 16, यानी 161 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस और सिर्फ प्लस बचा हुआ है ना, इतना का काम हो गया है। ठीक है, तो 127 और प्लस 93 कितना हो जाएगा, ये जोड़िए, 7 और 3 10 के 0 बाकी में 1, 9 2 11, और 1 12 के 2 बाकी में 1, और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 220, और ये यहाँ पे माइनस में है। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 में 1 जाएगा नहीं, तो 10 में 1 जाएगा तो 9, और यहाँ पे 1 बचा, 11 में 6 गया तो 5, और यहाँ पे 1 में 1 गया तो कुछ नहीं, यानी कि 59 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 59, ऑप्शन 1। ये प्रश्न सिंप्लीफिकेशन का है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें 58 32 का क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, और इसका तो ये निकालना हमें आता है, क्योंकि अगर इसके अंदर रूट के अंदर में 4 जीरो है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 जीरो बाहर आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अगर इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारी ये बहुत ही
आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो आपको 1 से 20 तक अगर क्यूब आता है, अगर याद है तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। अगर नहीं याद है तो आपको 1 से 9 तक का क्यूब याद होगा, ठीक है। अगर ये याद नहीं है तो ये जरूर याद होगा कि अगर कोई संख्या का लास्ट डिजिट 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है, तो उसका क्यूब हम करते हैं तो उसका जो लास्ट डिजिट आता है वो हमेशा सेम आता है ना। जैसे अगर अगर 4 का हम क्यूब करते हैं तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64, तो इसका देखिए 4 ही आया लास्ट में, है ना। तो इसी तरह यानी कि अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 1 है और उसका हम क्यूब करते हैं तो ये हमेशा उसका जो लास्ट डिजिट आएगा वो 1 ही आएगा। तो इसका हो गया। अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 2 है और उसको हम क्यूब करते हैं तो उसका जो लास्ट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। उसी तरह 8 का 2 हो जाएगा, 3 का 7 हो जाएगा और 7 का 3 हो जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। क्यूब रूट निकालना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 का अगर क्यूब करते हैं तो 1000 आ रहा है और 20 का क्यूब करते हैं तो कितना आ रहा है, 8000 आ रहा है। यानी कि ये जो संख्या है निश्चित तौर पर 1000 और 8000 के बीच का है। इसका मतलब इसका जो क्यूब रूट होगा 10 से 20 के बीच का ही होगा। तो आप देख सकते हैं लास्ट डिजिट कितना है, 2। तो 2 किसका लास्ट डिजिट होता है, क्यूब करने पे 8 का होता है। यानी कि इसका जो भी क्यूब रूट होगा उसका लास्ट डिजिट कितना होगा, 8 होगा। और हमें पता है कि 10 से 20 के बीच का ही कोई क्यूब रूट होगा। तो 10 से 20 के बीच का वैसा संख्या जिसका लास्ट डिजिट 8 है कि कौन होता है, वो 18 है ना। तो इसका मतलब इसका जो क्यूब रूट होगा 18 है। तो अब इसका हमें पता हो गया क्यूब रूट 18, इसका वैल्यू हमें पता है 10। तो अब इसे हम सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो 18 बटा 10 गुने 5 बटा 24 गुने 78 है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा और 6 तिया 18 और 6 चक 24, ठीक है। अब 2 से इसको हम भाग करेंगे, 2 तिया 6 और 2 नवा 18। अब आपका ये नहीं लगेगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 के साथ बाकी में 2, 3 तिया 9 और 2 11, 117 बटा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 4 दूना 8, यहाँ बचा कितना 3 और ये 7, 4 नवा 36 दशमलव, उसके बाद यहाँ पे कुछ आएगा। आप देख सकते हैं 29 दशमलव कुछ आपका कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो आपको बता दूं कि ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 का प्रश्न है जिसका ऑप्शन गलत है। या तो ऑप्शन गलत है या तो ये प्रश्न गलत है। तो आप इस पे ध्यान ना दें। ये जो प्रश्न सॉल्व होगा ये इसी तरह से सॉल्व होगा। A ladder leaning against a wall makes an angle theta with the horizontal ground such that tan theta equal to 15 divided by 8 if the height of the top of the ladder from the wall is 30 meter. Find the distance in meter of the foot of the ladder from the wall. क्या दिया हुआ है कि एक दीवार है और दीवार पे एक सीढ़ी लगा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक दीवार बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका दीवार है, ठीक है। और दीवार पे एक सीढ़ी लगा हुआ है, ठीक है। दीवार पे इस तरह से एक सीढ़ी लगा हुआ है, ठीक है। जो 36 ग्राउंड के साथ थीटा कोण बनाता है। 36 ग्राउंड ये होता है, उसके साथ में जो सीढ़ी है ये आपका थीटा का कोण यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। ये थीटा हो गया, ठीक है। यदि दीवार की सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है, ठीक है। दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई, ये दीवार से सीढ़ी की शीर्ष कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये दीवार से ऊंचाई इसका कितना है, तो ये दिया हुआ है आपका कितना, 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। 30 मीटर दिया हुआ है। तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी कितना होगा, यानी कि ये हमसे पूछा जा रहा है ये वाला, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, एक चीज और दिया हुआ है कि टेन थीटा बराबर यहाँ पे दिया हुआ है। टेन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 15/8, ठीक है।
अब टेन थीटा बराबर आप जानते होंगे क्या होता है, लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है, यानी कि लंब और आधार, ठीक है, वो 15/8 के रेशियो में है। यानी कि अगर थीटा इसको मानते हैं तो लंब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। यानी ये और ये किस रेशियो में है, 15/8 के रेशियो में है। लेकिन यहाँ पे ये कितना है, 30 मीटर है, यानी कि ये इसका 2 गुना है और तब ये भी हमारा कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी कि ये आपका कितना निकल गया, 16 हो गया। इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एक चतुर्भुज है ABCD। अब चतुर्भुज किस प्रकार का है ये नहीं बताया गया है, ठीक है, तो एक चतुर्भुज हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये चतुर्भुज है, ठीक है, इसका नाम है ABC और D, ठीक है। सबका माप दिया हुआ है, AB है 17, BC है 8 और CD है 9 सेंटीमीटर और AD है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और AC भी दिया हुआ है, ठीक है, AC दिया हुआ है कितना, AC है आपका 15 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा जा रहा है ABCD का क्षेत्रफल। ये जो चतुर्भुज है ABCD, ये किस प्रकार का चतुर्भुज है ये हमें नहीं पता है, ठीक है, प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दो त्रिभुज का निर्माण हुआ है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के अगर उसे हम जोड़ देते हैं तो ये पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब बात आती है इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैसे। एक तो आप इस दोनों जो त्रिभुज है उसका प्रकार पता कर लीजिए, और अगर किस प्रकार का त्रिभुज है ये नहीं पता होगा तो हीरोम सूत्र का यूज करके हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। लेकिन हम चाहेंगे ये जो दो त्रिभुज बन रहा है इसका प्रकार हमें पता चल जाए। आपको ट्रिपलेट्स के बारे में पता होगा, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 3 4 5, इस ट्रिपलेट के बारे में आपको पता होगा। अगर कोई त्रिभुज 3 4 5 के अनुपात में है तो वो त्रिभुज एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ACD वाला जो त्रिभुज है 9 12 15 है, ठीक है, ये 3 4 5 के अनुपात में बटा हुआ है। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान होता है। कैसे, राइट एंगल ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई कर देते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकल जाता है। यहां भी इसी तरह से हम निकाल लेंगे, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए 3 भुजा है आपके पास, तो जो दो छोटी भुजा होती है वही आपका आधार और ऊंचाई होगा। कौन सा आधार और कौन सा ऊंचाई होगा हमें ये यहाँ पे नहीं निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 9 12 15 में छोटा जो भुजा है 9 और 12 है, इसका मतलब 9 और 12 ही आपका आधार और ऊंचाई है, तो यहाँ पे ले लेंगे 9 गुने 12। अब इसको जब सॉल्व हम करेंगे तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकल गया 9 छक 54, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ भी आपका जो ये 8 15 17 है एक ट्रिपलेट का निर्माण कर रहा है। 8 15 17 के अनुपात में अगर कोई त्रिभुज का भुजा इस अनुपात में है तो वो भी एक ट्रिपलेट का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये भी जो त्रिभुज है आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें भी दो जो छोटा भुजा होगा उसको आधार और ऊंचाई मानते हुए हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुने 8 और गुने 15, ये कितना हो जाएगा, 2 से 8 को काट देंगे 4 बार में, और यहाँ 15 चौके 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला, 54, और इसका कितना निकला 60, तो 60 और 54 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 114। तो 114 जो है ये ABCD जो चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में इसी तरह से इस तरह के प्रश्न को बनाना होगा। अगर आप
दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से निकालेंगे तो आपका काफी समय इसमें चला जाएगा। हीरोन सूत्र आपको पता होगा, ए बराबर क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आप देख सकते हैं ये कितना डिफिकल्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, जहां पे एस बराबर आपका क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ठीक है। दोनों त्रिभुजों के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा और क्षेत्रफल निकालना होगा, प्लस उसके बाद दोनों को जोड़ना होगा। तो इसको आपको यूज एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। A class of 30 students appeared in a test. The average score of 12 students is 60 and that of the rest is 62. What is the average score of the class? प्रश्न है कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थी है, उसमें से 12 विद्यार्थी का औसत स्कोर 60 है और बाकी विद्यार्थी का औसत स्कोर 62 है। पूरे कक्षा का औसत स्कोर हमें निकालना है। इस तरह के प्रश्न को आपको एग्जाम में ट्रिक के माध्यम से करना होगा, ठीक है। तो ट्रिक ये है, टोटल विद्यार्थी कितना है, 30 है, ठीक है। उसमें से 12 विद्यार्थी का औसत दिया हुआ है, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। इसका 12 वाले का औसत कितना है, 60 है और 18 वाले का औसत 62 है, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है, इस दोनों औसत में से छोटा वाला औसत आपको लेना है, ठीक है। यहाँ पे 60 है, 60 ले लिया, आपको लिखना है प्लस, ठीक है। और इस औसत से यानी छोटा वाला औसत से ये कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे 2 लिखना है और गुने जिसका औसत ज़्यादा है उसका टोटल संख्या कितना है, तो 18 है, तो उसे 18 से आपको गुना कर देना है, ठीक है। और डिवाइड करना है टोटल जो संख्या है, यानी टोटल कितना है, 30 है। अब इसे आप आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आपके सामने 60 प्लस, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 6 पचे 30 और 6 तिया 18, 3 दूना 6 बटा 5 हुआ। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एका 5 और ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 यानी 1.2 आ जाएगा। अब आगे इसे आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 61.2। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 61.2। इसे आप बेसिक मेथड से अगर बनाएंगे तो आपका समय ज़्यादा जाएगा। कैसे, चलिए बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, 30 टोटल है, उसमें से 12 का औसत आपका दिया है कितना, 60, तो इसे आपको जोड़ना होगा जो रिमेनिंग का औसत है, यानी 18 गुने 62, ठीक है। और इसे आपको डिवाइड करना होगा 30 से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे 61.2 आएगा, लेकिन इसे सॉल्व करने में आपको गुना भाग ज़्यादा करना होगा, तो इस तरह से आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये ट्रिक को आपको यूज करना है। इफ 7.5 ratio 19.5 is proportional with 16 ratio x, find the value of x। मतलब प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि 7.5 और 19.5 का अनुपात 16 अनुपात x के समानुपातिक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। जैसे मान लेते हैं 4 कोई संख्या है, a बी सी डी और ये समानुपातिक है, ठीक है, इस तरह से। तो आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, ये जो पास वाला है ये गुना में आपको लिखना है और जो दूर वाला है यानी दोनों साइड में उसका गुना, ये दोनों इक्वल टू होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे। प्रश्न क्या है, 7.5 अनुपात 19.5, ये समानुपात किसका है, 16 अनुपात x का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये पास वाला जो है इसे हम गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा 19.5 गुने 16 इक्वल टू 7.5 गुने x। अब इसे आगे आप सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं ये दशमलव और ये दशमलव आपका खत्म हो जाएगा और ये 5 से आपका कट जाएगा, 5 का 5 और 5 पचे 25 और ये कट जाएगा आपका 5 तिया 15 और 5 नवा 45। आगे और इसको अगर काटेंगे तो 3 पचे 15 और इसे काटेंगे 3 एका 3
और 3 तिया 9। अब आगे आपका नहीं कट रहा है, लेकिन आप ऑप्शन को देखेंगे तो आपका ऑप्शन दशमलव में है, ठीक है? यानी कि आपको इसे दशमलव तक आपको काटना होगा। तो दोनों में से किसी एक को भी आप काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे किसी एक को काटते हैं, 13 को 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10 और 5 छक 30 हो जाएगा, ठीक है? अब आप देख सकते हैं इसका लास्ट डिजिट कितना है 6 और इसका लास्ट डिजिट कितना है 6। दोनों का अगर गुना करेंगे तो लास्ट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा, और 6 आपका एक ही ऑप्शन में है जो तीसरा नंबर है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है? लेकिन हम लोग इसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 16 छक 96, 96 के 6, बाकी हाथ में कितना 9 हो जाएगा। 16 दूना 32 और 9 कितना हो गया 41, ठीक है? और एक अंक के बाद आपको दशमलव देना है, तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा 41.6। If the ratio of two numbers is 5:3 and the product of their LCM and their HCF is 135, then the sum of the reciprocals of the LCM and HCF is, यानी कि प्रश्न क्या है कि दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5 और 3 के अनुपात में, और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल भी दिया हुआ है कितना 135। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग हमें निकालना है, ठीक है? तो दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 5 और 3, तो एक संख्या को हम कितना मान सकते हैं 5x, और दूसरी संख्या को हम मान सकते हैं कितना 3x। अब आपको पता होगा अगर कोई दो संख्या दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका जो एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं तो उसका गुणनफल और दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है बराबर होता है, ठीक है? ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। ये फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या होगा 5x गुने 3x इक्वल टू, और इसका गुणनफल हमें प्रश्न में दिया हुआ है 135। अब इसको सॉल्व करेंगे 5 तिया 15 और 15 9 135 से, यानी कि x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 3, ठीक है? अब x बराबर 3 आ गया, इसका मतलब है क्या, जो संख्या है हमारा एक 5 तिया कितना हो जाएगा 15 और दूसरा कितना हो जाएगा 3 तिया 9, तो दोनों संख्या आपका निकल गया है, और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आपके पास पहले से ही दिया हुआ है। अब हमसे क्या पूछ रहा है एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रम का योग, तो एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रम क्या होगा, यानी कि एलसीएम का व्युत्क्रम ये हो गया और एचसीएफ का व्युत्क्रम ये हो गया, और दोनों का योग हमसे पूछा जा रहा है। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा एलसीएम इनटू एचसीएफ, और ये क्या हो जाएगा एचसीएफ प्लस एलसीएम, ठीक है? भिन्न का जोड़ आपको आना चाहिए, भिन्न का जोड़ किया हूं, ठीक है? अब क्या है देखिए इसका वैल्यू पहले से दिया हुआ है कितना 135। अब हमें क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देख सकते हैं देखिए 5x और 3x में हाईएस्ट कॉमन क्या है x है, यानी कि जब दो संख्या अनुपात में होता है तो जो x का वैल्यू हम निकालते हैं वही आपका क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 3 आपका क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या होता है एलसीएम मतलब इस दोनों संख्या से आपका जो कट जाता है, यानी 15 दूना 30 नहीं कटेगा, 15 तिया 45, 15 तिया 45 9 से भी कट जाएगा और 15 से, यानी कि ये आपका हो जाएगा। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 48/135, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 3 एका 3 और 3 छक 18 और 3 छक 12 और 3 पचे 15, यानी कि 16/45 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आपको इस प्रश्न को एग्जाम में कैसे करना है ये मैं बताता हूं, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है एलसीएम और एचसीएफ का रेसिप्रोकल का सम पूछा जा रहा है। तो जब भी आप एलसीएम और एचसीएफ का रेसिप्रोकल का सम करेंगे तो आपका हमेशा जो आंसर होगा उसमें जो बटा के नीचे होगा वो क्या होगा एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होगा, और वो चीज आपका दिया हुआ है 135, ठीक है? तो ये प्रश्न में आपको दिया ही है आपका, ठीक है? और इसका जो आंसर होगा, आंसर जो भी होगा उसका जो हर होगा वो इसको डिवाइड करना चाहिए, ठीक है? वही आपका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 85 से 135 आपका डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 85 दूना कितना हो जाएगा 8 दूना 16 160 और 10 यानी 170,
ठीक है, 2 बार में 170 हो जा रहा है, ये नहीं कटेगा। 61 से 135 आपका डिवाइड हो रहा है क्या? 61 दूना कितना? 122 और फिर अगर 60 उसमें 61 करेंगे तो 180 से ज़्यादा हो रहा है, ये भी नहीं होगा। 73 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 7 दूना 14 है ना, 7 तिया 21, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, 45 से ये कट जाएगा, 45 दूना 90 और 45 तिया 135, ये आपका कट जा रहा है। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो एग्जाम में आपको इस तरह से करना होगा। The large of two supplementary angles is 50 degree more than the smaller one. The smaller angle in degree is, मतलब प्रश्न कह रहा है कि दो संपूरक कोण है जिसमें एक कोण दूसरे कोण से बड़ा है और बड़ा कितना है? 50 डिग्री। तो छोटा कोण हमें निकालना है। तो संपूरक कोण का कॉन्सेप्ट क्या होता है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। दो एंगल होता है और दोनों एंगल को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 180 डिग्री आता है। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं, जितना भी बड़ा या छोटा प्रश्न में दिया हो, जैसे यहाँ पे 50 डिग्री बढ़ा दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, 180 में 50 माइनस कर देंगे, जो बचेगा उसको 2 से भाग कर देंगे। तो ये जो आएगा हमारा वो क्या आएगा? आंसर होगा। लेकिन आपको ध्यान रहे, अगर छोटा कोण निकालने के लिए कहा जा रहा है तो यही आपका आंसर होगा। अगर आपसे बड़ा कोण पूछा जाए तो क्या करना है, तो प्रश्न ही दिया है कि बड़ा कोण छोटा कोण से 50 डिग्री बड़ा है। तो ये छोटा कोण अगर है तो बड़ा कितना हो जाएगा? 65 प्लस 50 115। तो अगर बड़ा कोण पूछे तो आपका ये आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे छोटा कोण पूछा जा रहा है तो आपका आंसर यहाँ पे 65 हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका बेसिक में क्या है कि एक कोण को अगर हम x मानते हैं तो दूसरा कोण को हम कितना मानेंगे? ये कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है, तो अगर हम छोटा कोण को x मानते हैं तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा? x प्लस 50। अब संपूरक कोण का कंसेप्ट क्या है कि दो कोण को अगर हम जोड़ते हैं तो वो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, तभी वो संपूरक कोण होगा। तो इसको जोड़ देंगे और कितना हो जाएगा? ये 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x और ये 50 इधर माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 130 और x बराबर कितना हो जाएगा? 130/2। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? 65 आ रहा है। तो बेसिक इसका ये है, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं करना है, आपको ये वाला मेथड अपनाना है। तुरंत क्या करना है, 180 में से जितना बड़ा या छोटा रहेगा उसे माइनस करना है और जो भी आएगा उसे 2 से भाग कर देना है। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो छोटा एंगल होगा, और अगर बड़ा एंगल पूछ रहा है तो उसमें जितना बड़ा आपका प्रश्न में दिया हो उसे आपको जोड़ देना है। यदि x और 338 के बीच मध्यानुपाती 260 है तो x का मान कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको माध्यानुपाती के बारे में जानना होगा। अगर कोई दो संख्या है, मान लेते हैं कि एक x है और एक y है, इस दोनों का हमें माध्यानुपाती निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, इस दोनों को आपको क्या करना है? गुना कर देना है और इसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। इसी को हम 2 नंबर का माध्यानुपाती निकालना कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, x और y के जगह में प्रश्न में दिया हुआ है x इंटू 338। ठीक है, इसका माध्यानुपाती कितना दिया हुआ है? 260, यानी कि इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 260 आएगा। अब इसे आगे अगर सिंप्लीफाई कर देंगे, यहां से स्क्वायर रूट अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? x इंटू 338 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा गुने 260। आपको ये पता होगा कि अगर x पे स्क्वायर रूट है, अगर इसको हम स्क्वायर कर देते हैं तो अंदर का रूट जो है वो हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, दोनों साइड में अगर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर करने पे 260 गुने 260 हो जाएगा। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कीजिए आप। अगर 2 से इसे काटते हैं, 2 1 का 2, 2 6 12 और 2 9 18, और इसको अगर काटते हैं तो कितना बार में इतना हो जाएगा। अब आपको पता है ये 13 का स्क्वायर है ना, तो 13 से काटेंगे तो 13 बार में, और यहाँ ये
इतना हो जाएगा, और 13 से फिर इसको काटेंगे, 13 दूना 26, कितना आ गया, x बराबर आपका 200 आ गया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न को आप यहां तक अगर पहुंचे हैं, जैसे x बराबर कितना 260 गुने 260 बटा 338, इतना ही कर लेंगे तो आपका उत्तर यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता होगा भाजक गुने भागफल इक्वल टू क्या होता है, भाज्य होता है, यानी कि जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा उस, और जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको अगर गुना करेंगे तो ये टोटल आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे जो भी आएगा, ठीक है, जो भी आएगा उसके लास्ट, दोनों का लास्ट डिजिट को अगर हम गुना करेंगे तो 0 आना चाहिए। तो 8 में कौन से संख्या से अगर गुना करें तो 0 आएगा, एक ही संख्या है वो 0 है। और आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि 0 मात्र एक ऑप्शन में है, तो आपका उत्तर यहां से कितना हो जाएगा, ऑप्शन 1। आपको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। The median of observations 76, 83, 30, 11, 81, 52, 18, 34, 84, 35 and 27 is, मतलब क्या है कि कुछ संख्या दिया हुआ है जिसका हमें माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे कि माध्यिका क्या होता है, ठीक है, यानी मीडियन क्या होता है। मीडियन मतलब जो भी संख्या दिया है उसे सबसे पहले हमें ऑर्डर में करना है इसे, ठीक है, यानी क्रम में करना है, बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। उसके बाद आपको बीच का संख्या निकालना है, ठीक है, बीच का संख्या निकालना है, वही आपका माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। बीच का जो वैल्यू होगा वही माध्यिका होगा। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर टोटल जो संख्या है काउंट करने के बाद अगर वो ऑड आता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, तो ये क्या है, ऑड संख्या है। तो अगर ऑड होगा तो आपका बीच वाला ही संख्या जो हो जाएगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। लेकिन अगर इवन होगा तो बीच में आपका 2 संख्या आएगा, ठीक है, तो दोनों का आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है, दोनों का औसत निकालना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल 11 संख्या है और आपको मीडियन निकालना है। तो आप देख चुके हैं कि टोटल संख्या कितना है, 11, यानी बीच वाला संख्या जो होगा आपका कौन-सा होगा, छठवां होगा। तो आपको यहाँ पे छठवां जो है आपको संख्या निकालना पड़ेगा। तो ये निकलेगा कैसे? तो सबसे पहले हम इसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि आपको सारी संख्याओं को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि हमें छठवां निकालना है तो शुरू से लेके छठवां तक निकालेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे का जो भी संख्या हम निकालेंगे वो तो हमारा काम का नहीं है। तो हम मात्र छठवां संख्या निकालेंगे। तो शुरू से हम स्टार्ट करेंगे, तो हम सबसे छोटा से बढ़ते हुए क्रम में चलते हैं। तो सबसे यहाँ पे छोटा संख्या कौन-सा हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा, है ना? जो 1 नंबर पे है, ठीक है? 11 के बाद कौन-सा आएगा? ये 18 आ जाएगा। तो ये दूसरे नंबर पे है। 18 के बाद 27 हो जाएगा, ये तीसरे नंबर पे। उसके बाद 30 है चौथे नंबर पे, फिर 34 है 5वें नंबर पे और फिर 35 है आपका 6वें नंबर पे, और यही हमें निकालना था। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 35, ठीक है? किसी आंकड़ा समुच्च का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 28.4 और 88 है। आंकड़ा समुच्च का माध्य क्या होगा? मूलानुपाती सूत्र का उपयोग यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र, इसमें क्या होता है, मोड, मीडियन और मीन के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। क्या है, मोड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन होता है। यही आपका मूलानुपाती सूत्र है। इससे कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। इस तरह के प्रश्न में
2 का वैल्यू दिया रहेगा और किसी तीसरे का वैल्यू आपको निकालना होगा। जैसे कि यहाँ पर मोड और मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है और हमसे मीन का वैल्यू पूछा जा रहा है। जैसे हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे मीन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मीन बराबर क्या होगा, तो मीन बराबर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। मीन बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू मीडियन माइनस मोड बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम मीन बराबर निकाल लिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मीडियन और मोड का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसका वैल्यू इस फॉर्मूला पे हम रख देंगे। ठीक है, जैसे 3 गुना मीडियन का वैल्यू कितना है, 88। ठीक है, माइनस मोड का वैल्यू कितना है, 28.4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब यहां से आपका 2 कॉमन आ जाएगा और 2 ये कट जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन आके 2 ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 44 गुने 3 हो जाएगा और माइनस 14 दशमलव कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लास्ट डिजिट अगर निकालेंगे तो आपका शायद आंसर मैच कर सकता है। जैसे 4 तिया 12 यानी कि यहाँ पे आया आपका लास्ट डिजिट 2 और इसको अगर हम माइनस करते हैं यानी 0.2 यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे दशमलव नहीं है तो एक दशमलव देके यहाँ पे 0 डाल सकते हैं। अब इसे माइनस करेंगे तो 10 में 2 जाएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और 8 आपका एक ही ऑप्शन में यहाँ पे है, तीसरा नंबर पे। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आप चाहे तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपका इतना ही आएगा, 117.8 आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे 14 लिखेंगे और यहाँ पे 4 तिया 12 के 2 बाकित में कितना, 1 और 4 तिया 12 एक 13 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 8 आ गए, अब 1 11 में 4 जाएगा 7, यहाँ पे 2 2 में 1 गया तो 1 और यहाँ पे 1, तो इस तरह से आपका ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा। पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। कितने समय में शेष टैंक पूरी तरह से भर जाएगा? दिया है एक पाइप ए है जो किसी टैंक को 18 मिनट में भर सकता है और एक पाइप बी है वो 20 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैंक का कैपेसिटी कितना है वो निकाल लेंगे। वो कैसे निकालते हैं, दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, यानी कि ऐसा संख्या आपको लेना है जो दोनों से कट जाए। ये जरूरी नहीं कि एलसीएम ही होना चाहिए। ठीक है, तो 18 और 20 से कटने वाला, तो इससे हम अगर 10 से गुना कर देते हैं और तो ये कट जाएगा, तो 18 यानी कि 180 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि टैंक का कैपेसिटी 180, इसको लीटर में मान लेते हैं, 180 लीटर है और ए जो है 18 मिनट में 180 लीटर भर देता है, तो 1 मिनट में वो कितना भरेगा, तो इससे भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ये यानी कि 10 लीटर 1 मिनट में ए भर सकता है। ठीक है, उसी तरह बी का हम निकाल लेंगे कि 1 मिनट में वो कितना खाली कर सकता है, तो 20 मिनट में 180 लीटर बी खाली करता है, तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा, इससे हम भाग देंगे, इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो एक मिनट में ए कितना भरेगा और बी कितना खाली करेगा, ये हमारे पास अब निकल गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे में क्या कह रहा है, पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है, यानी ए जो है 6 मिनट तक अकेला सिर्फ चालू रहा है। तो 6 मिनट अगर चालू रहेगा, 1 मिनट में 10 लीटर, तो 6 मिनट में कितना, 60 लीटर वो भर चुका है टैंक को। ठीक है, अब बचा कितना है, 120 लीटर, क्योंकि टोटल कितना कैपेसिटी है, 180 लीटर। तो 120 लीटर जो है, अब आगे क्या कह रहा है, 6 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है, यानी कि 120 लीटर जो है, जो भी होगा खाली होगा या भरेगा, वो क्या करेगा, दोनों मिल के करेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ए 10 लीटर भरता है और बी जो है 1 मिनट में 9 लीटर भरता है, तो फाइनली जो है 1 लीटर ही टैंक में आपका
जाएगा 1 मिनट में, है ना? 10 लीटर भरेगा और 9 लीटर खाली कर देगा, यानी कि टैंक में मात्र 1 लीटर जाएगा। यानी कि 1 मिनट में अगर दोनों को चालू हम करेंगे तो 1 ही लीटर टैंक में जाता है। तो यहाँ पे कितना मिनट लग जाएगा? यानी कि 120 मिनट लग जाएगा। तो 120 मिनट ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये पूछ रहा है कि कितने समय में शेष टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले टैंक का कैपेसिटी निकालना है और फिर जो भी पाइप दिया रहेगा उसका 1 मिनट में कितना भर सकता है या खाली कर सकता है वो निकाल लेना है। उसके बाद जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और जैसे-जैसे आपको प्रश्न में कहा जाएगा वैसे आपको कर लेना है। Salil's salary was first reduced by 15% and subsequently raised by 10%. What percentage was his final salary lower compared to his initial salary? मतलब प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था? इस तरह के प्रश्न को आपको कैसे बनाना है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100, जहां पे ए मतलब क्या हुआ और बी का मतलब क्या हुआ। तो जो 2% आपका दिया हुआ है यहाँ पे, उसी को एक को आपको ए मानना है और दूसरे को बी मानना है। एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा, अगर परसेंटेज में कमी हुआ है तो आपको उसे माइनस में लेना है और अगर परसेंटेज बढ़ा है तो उसे आपको प्लस में लेना है। तो ए क्या हो जाएगा? ए में क्या हुआ है, यानी 15% घटाया गया तो यहाँ पे -15 हो जाएगा और बी आपका बढ़ा है यानी 10%, तो यहाँ पे 10 का 10 ही रखेंगे। ठीक है, इसके आगे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी संख्या प्लस में ही होता है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इस फॉर्मूला पे अगर रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आपके सामने रहेगा। ठीक है, जैसे सॉल्व करते हैं, ए मतलब कितना -15 प्लस बी मतलब कितना 10 और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे कितना हो जाएगा -15 गुने 10 बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसे आप सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो खत्म और यहाँ पे एक जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे -5, ये कितना हो जाएगा -1.5। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा -5 और -1.5 -6.5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन 2 6.5%। The difference between the simple interest and the compound interest compounded annually on a certain sum of money for 2 years at 60% per annum is 797 rupees. Find the sum rounded off to the nearest integer. इसका मतलब क्या है कि एक राशि दिया है जिसे साधारण ब्याज पे और चक्रवृद्धि ब्याज पे देना है और वर्ष कितना है 2 वर्ष के लिए और दर कितना है 16%। जब भी इस तरह का आपका प्रश्न हो जिसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो और वर्ष आपका समान हो और दर भी समान हो तो एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर बटा 100। ठीक है, जहां पे एक्स क्या है, ये आपका दर है। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ जाता है, यानी ब्याज का डिफरेंस है ना, ब्याज का डिफरेंस आएगा। यानी मान लीजिए इसको सॉल्व करते हैं, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 गुने 16 बटा 100 और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 बटे 100 और इसको जब सॉल्व करेंगे 2.56 यानी इतना परसेंट। यानी कि जो अमाउंट है हमारा, जो मूलधन है, अगर उसे साधारण ब्याज पे और चक्रवृद्धि ब्याज पे देंगे तो जो अमाउंट में डिफरेंस आएगा ना वो इतना परसेंट का होगा। ये यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 2.56% बराबर ही आपका कितना है 797 रुपीस। तो 100% बराबर हम निकाल देंगे, 100% निकालने पे क्या निकल के आ जाएगा, हमारा राशि निकल के आ जाएगा, यानी कि मूलधन निकल के आ जाएगा। तो कैसे निकालते हैं 797 ये कितने के बराबर है 2.56% के बराबर है, तो 100% बराबर कितना होगा
यहाँ से ये दशमलव हट जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है 256 से भाग देना है 7970000 को, ठीक है। इसको भाग करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भाग करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में आपका लगभग 3 डिजिट तक सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अंदाजा कुछ नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको 3 डिजिट यानी कि चौथा डिजिट 5वां डिजिट तक आपको पूरा निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे हमें भाग करना है तो कितना बार में देंगे, तो हम अपना दिमाग यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट 3 बार में देंगे, क्योंकि सारे ऑप्शनों में 3-3 है, ठीक है। तो 3 बार में देंगे, 3 बार में कितना हो जाएगा 6 तिया 18 के 8 बाकी तुम्हें 1, 5 तिया 15 और 1 के 16 के 6 बाकी तुम्हें 1, 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17 में 8 जाएगा तो यहाँ पे 9 बच जाएगा, और यहाँ पे 8 में 6 गया तो 2, और ये यहाँ 7 से 7 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक 0 आएगा, फिर से कितना एक बार में आएगा 256, अब यहाँ पे कितना 4, 8 में 5 3, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 0 आएगा, फिर से एक बार में, है ना 256, ये कितना 4, 13 में 5 8, यहाँ फिर से 0, ये कितना बार में 3 बार में, 3 बार में कितना आएगा 768, पहले ही हम कर चुके हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे, अब यहाँ पे कितना आएगा 2, 13 में 6 गया तो कितना 7, यहाँ पे कुछ नहीं, एक 0 फिर से आएगा। अब आप देख सकते हैं 3 बार में आपका कितना आ रहा है 768, ठीक है। और भाग हमें देना है कितना को 720 को देना है भाग, ठीक है। तो ये लगभग देख सकते हैं आप 3 आ रहा है, और ये लगभग में आपका आंसर भी पूछ रहा है ना, निकटतम पूर्णांक तक, ये आपका उत्तर हो नहीं सकता है ना, क्योंकि ये 1 है यहाँ पे, ठीक है। और ये 0 हो नहीं सकता है कि 0 बार में तो अब जाएगा नहीं, ठीक है। तो 7 होगा नहीं कि 7 बार में जाएगा नहीं, तो कौन सा होगा ऑप्शन 4 ही इसका आंसर होगा, यानी कि 3 बार में ये यहाँ पे लगभग में जाएगा, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। A dealer sells 2 dryers at the rate of 63,000 per dryer. On one, he earns a profit of 5% and on the other, he loses 30%. What is his loss percentage in the whole transaction? प्रश्न ये है, एक डीलर है जो 2 ड्रायर बेचता है और प्रति ड्रायर 63,000 बेचता है। एक पर उसे 5% का फायदा होता है और दूसरे पर उसे 30% का हानि होता है। तो इस पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत कितना है, ये हमें निकालना है। तो इस तरह के प्रश्न में आपको सबसे पहले ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में आपका सारे ऑप्शन परसेंटेज में दिया है, तो यहाँ पे ये 63,000 का जो फिगर है उसे आपको यूज नहीं करना है। दूसरा चीज आपको क्या देखना है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस बराबर है, ठीक है। दोनों ड्रायर का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो एक का हमें कॉस्ट प्राइस मानना होगा। अगर पहला का कॉस्ट प्राइस हम मानते हैं 100, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 105। क्यों 105 होगा, कि पहला जो बेच रहा है उस पे 5% का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो अगर 100 कॉस्ट प्राइस है तो 5% फायदा लेके बेचना होगा, तो 105 हो जाएगा। अब दूसरे पे 30% का हानि हो रहा है, ठीक है, लेकिन सेलिंग प्राइस यहाँ पे सेम है, तो सेलिंग प्राइस भी इसका 105 ही हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपका ये जो है 70% के बराबर है, ठीक है। 70% कैसे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि 30% का लॉस दूसरे टायर को बेचने पर हो रहा है, ठीक है। तो 105 अगर ये 70% के बराबर है तो 100% निकाल देंगे तो क्या निकल के आएगा, दूसरे का कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा, ठीक है। दूसरे का कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा इसे अगर सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक जीरो से एक जीरो खत्म, और 7 एकम 7 और 7 पचे 35, यानी कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पूरे ट्रांजेक्शन में हानि प्रतिशत कितना है वो हमें निकालना है। हानि प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है और टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, ठीक है, तब हमारा हानि प्रतिशत निकलेगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा अगर दोनों को जोड़ेंगे तो, और दोनों को कितना पे हम बेच रहे हैं, 210 पे बेच रहे हैं, तो यहां से आपका हानि प्रतिशत निकल जाएगा। कितना का लॉस हो रहा है, ये 40 का,
ये 40 कितना परसेंट के बराबर है? तो ये 40 250 पे निकलेगा गुने 100। ठीक है, हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं? हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो 40/250 और गुने 100। ठीक है, अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? 25 × 100 16%। 16% इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 इस प्रश्न का उत्तर होगा। When x is added to each of 30, 15, 21 and 11, then the numbers so obtained in this order are in proportion. Then if 6:y in proportion with y ratio 3x minus 9 and y greater than equal to 0, what is the value of y? यानी कि प्रश्न में क्या है, 4 संख्या दिया हुआ है। अगर चारों संख्या में से कोई एक संख्या यानी कि यहाँ पे x है, उसको अगर जोड़ते हैं तो ये समानुपात में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद दिया है कि 6x अनुपात y समानुपात किसके है? y अनुपात 3x माइनस 9 के। तो y का मान निकालिए, जहां y हमेशा क्या है? 0 से बड़ा है। यानी कि इस प्रश्न को आपको किस तरह से करना है, देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि 30 है बटा 15 है। ठीक है, जब इसमें x और इसमें भी x जोड़ देंगे तो ये समानुपात हो जाएगा किसका? 21 + x बटा 11 + x। ठीक है, बिना x के ये समानुपात में नहीं था, जब x चारों में जोड़ दिए तो ये समानुपात हो गया। ठीक है, अब हमें यहां से x निकालना होगा। तो x निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बेसिक मेथड जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, है ना, उससे आप यहाँ पे x निकाल सकते हैं, लेकिन उससे आपका एग्जाम में काफी समय चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है, आपको किसी एक को ले लेना है, 30/15 या 21/11, तो कोई भी आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं 30/15। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां से और यहां के बीच में कितना डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है, तो वो आपको यहां पे लेना है, और प्लस यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है? यहां पे 4 का डिफरेंस है। ठीक है, ये ऐसा करना है। उसके बाद अब आपको देखना है यहां का डिफरेंस कितना है। यहां का डिफरेंस 15 है, लेकिन यहां का डिफरेंस कितना है? 5 है। तो ये डिफरेंस को आपको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ 15 है तो इसको 15 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर 3 से यहाँ पे गुना किए तो यहाँ भी 3 से आप गुना कर दीजिए इसको। ठीक है, अब 9 तिया 27 और 4 तिया 12, कितना आ गया? 27 और 12। अब आप देखिए 30 के बाद ये कितना हो गया? 27 हो गया। तो कैसे हुआ? यानी x के जगह में यहाँ पे -3 हुआ होगा, तब तो ये 27 हुआ। यानी कि x का वैल्यू आपका कितना है? -3 है। यहाँ से भी आपका वही निकलेगा, 15 में 12 अगर माइनस जाएगा तो -3 होगा। उसी तरह 21/11 को लेके भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो किसी एक को आपको लेना है। अब जब x का वैल्यू यहाँ से निकल गया आपका, तो आप अगला जो आपका दिया है यहाँ से, ये वाला, यहाँ से आपका y का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे? 6x अनुपात y है, यानी 6x मतलब 6×18 यानी कि -18 बटा में y है। ठीक है, और ये इक्वल टू किसका है? y बटा 3x माइनस 9। तो x का वैल्यू माइनस अगर 3 यहाँ पे रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? -9 और -9 कितना हो जाएगा? -18। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो y² इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18², तो y बराबर कितना हो जाएगा? 18। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? 18, ऑप्शन 1। यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 8 इक्वल टू 0 है और 3x² प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0 के दोनों मूल सार्व है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मूल क्या होता है इसे समझेंगे। ठीक है, मूल क्या होता है? कोई समीकरण है जैसे 5x² प्लस 4x प्लस 10 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू आएगा, तो x का जो वैल्यू आएगा उसी को हम मूल कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि दो समीकरण दिया हुआ है और ये कह रहा है कि दोनों का मूल बराबर है। तो एक कंसेप्ट होता है, अगर दो समीकरण का मूल बराबर है यानी कॉमन है, तो उसके जो
कोएफिशिएंट होता है, यानी एक्स स्क्वायर के आगे ये 5 और एक्स के आगे ये 4 और ये 10, ठीक है। और एक दूसरा समीकरण है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसका जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, यानी एक्स स्क्वायर के सामने क्या है 5 और ये एक्स स्क्वायर नीचे वाले के आगे क्या है 7, तो इसका अनुपात इक्वल टू एक्स के आगे ये जो है 4 और ये एक्स के आगे यहाँ पे 6 है, इसका अनुपात इक्वल टू 10:12, ये तीनों आपस में बराबर होता है। ये कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2/3 है ना, 2x स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर, तो यानी कि x स्क्वायर के सामने 2 और x स्क्वायर के सामने ये 3 है, यानी कि 2/3 इक्वल टू यहाँ पे x के सामने क्या है k और यहाँ पे x के सामने क्या है 4, यानी कि यहाँ पे k/4 ये बराबर होगा। हमें k का वैल्यू निकालना है तो हम मात्र ये दोनों को ही लेंगे, आगे वाला को नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा k का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि 3k इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और k इक्वल टू 8/3 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर है। तो यहाँ पे मूल का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर दो समीकरण का मूल बराबर है तो उसके गुणांक यानी एक्स स्क्वायर के आगे और एक्स के आगे और जो बिना एक्स वाला है उसका जो अनुपात होता है वो हमेशा बराबर होता है। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इस प्रश्न को मात्र कुछ ही सेकंड में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें इस प्रश्न को बनाने के लिए पूर्ण संख्या क्या होती है ये जानना होगा, ठीक है। तो पूर्ण संख्या कुछ नहीं, बस 0 से स्टार्ट होगा और इसी तरह 1 2 3 आगे जितने भी संख्या आएगा उसको हम क्या कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। अब बात आती है इसकी औसत निकालने की। तो जब भी आपको औसत निकालना हो और दो क्रमागत संख्याओं के बीच अगर अंतर समान हो तो औसत निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है 14 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना है, तो हमें इस पूर्ण संख्या में से 14 पूर्ण संख्या को निकालना होगा। तो पहली 14 पूर्ण संख्या निकालेंगे तो कितना कौन कौन सा हो जाएगा, 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2 इसी तरह कहाँ तक जाएगा ये 13 तक, ठीक है। अब इसको हम काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 14 पूर्ण संख्या है ये। अब इसका औसत निकालना है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच हमेशा अंतर 1 आ रहा है, यानी कि बराबर आ रहा है हर एक जगह। जैसे 1 में 0 घटाएंगे तो 1, 2 में 1 घटाएंगे तो 1, ठीक है। तो जब भी आपको दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान दिखे तो आपको क्या करना है, औसत निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपको ऐड कर देना है, ठीक है। और कुछ नहीं, बस उसे 2 से भाग दे देना है। जैसे ही इसे आप सॉल्व करेंगे आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। 13 और 0 कितना हो जाएगा 13 और इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आंसर आपका कितना हो जाएगा 6.5। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 6.5। तो 6.5 आपका ऑप्शन 1 नंबर पे है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न को हमेशा आपको इसी तरह से बनाना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको सबको जोड़ना है जैसा कि एवरेज निकालते समय हम लोग करते हैं और जितना भी नंबर है उससे हम भाग कर देते हैं, तो इसमें आपका समय ज्यादा लग जाएगा।